सेकेंड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, अपन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 से पढ़ा। मैंने इसकी प्रस्तावना आपको पढ़ाई, इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो आपको पढ़ाए, उसके उद्देश्य लक्ष्य मैंने आपको पढ़ाए। इसके बाद देखते हैं कि 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन करते हैं। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के सकारात्मक पक्ष यानी उसके फेवर के और नकारात्मक पक्ष यानी उसके विपक्ष के, दोनों पक्षों पर अपन चर्चा करते हैं। 1919 के अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्व है। इस अधिनियम की दो पक्षों के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। प्रथम आप देखते हैं अधिनियम के सकारात्मक पक्ष। फर्स्ट पॉइंट है इसने उत्तरदायी शासन के क्षेत्र में शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विभाजन करके भावी संघीय व्यवस्था के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। मतलब इस अधिनियम के अंदर ये केंद्र और प्रांत, इसमें शक्तियों का एक तरह से विभाजन कर दिया कि क्या शक्तियाँ केंद्र के अधीन आएगी और कौन सी शक्तियाँ प्रांतों के अधीन आएगी, जिससे संघीय शासन व्यवस्था के बारे में सोचने लग गए थे। दूसरा पॉइंट है, इसने केंद्र में स्वतंत्र व्यवस्थापिका की स्थापना की। मतलब कि केंद्र के अंदर स्वतंत्र व्यवस्थापिका कार्य करेगी जो संपूर्ण राष्ट्र पर नज़र रखेगी। तीसरा था, इस एक्ट में किया गया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वैध शासन था, जिसके अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को अपेक्षाकृत अधिकांश शक्तियां प्रदान की गई थी। विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष भारतीयों के सेवाओं के भारतीयकरण में सहायता मिली। इस व्यवस्था के द्वारा भारतीयों को अपनी प्रतिभा निभाने का अवसर प्रदान किया गया। मतलब कुछ शक्तियां प्रांतों को दे दी गई थी जो अपने स्तर पर प्रांत उनका निर्वाह करने लगा था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा मताधिकार को विस्तृत किया गया। इससे जनसाधारण अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ और भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। इस अधिनियम में भारतीयों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार देखते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इस अधिनियम से उसको स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, भारत सचिव का खर्च अभी तक भारतीय राजस्व से लिया जाता था। इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत सचिव का खर्च इंग्लैंड के राजस्व से लेना तय हुआ। मतलब अब वो भारत पे ये भार कम हो गया था। नेक्स्ट है, भारत सचिव के अधिकारों में कमी की गई थी। ये था इसका सकारात्मक पक्ष। अब इसका नकारात्मक पक्ष देखते हैं अपन। नकारात्मक पक्ष में देखो, फर्स्ट पॉइंट, इसने केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर गवर्नर जनरल और गवर्नर के अधिकारों को लगभग पूर्णतः बना रहने दिया। अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग कर वह केंद्र तथा प्रांत में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायिका को पंगु तथा निष्प्रभावी बना देते थे। इस प्रकार से दूसरा है, इसने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की बुराई को समाप्त करने के स्थान पर उसे और अधिक बढ़ावा दिया। मतलब अलग से मुस्लिम लीग की भी स्थापना करी थी। इस प्रकार से देखते हैं कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति का इन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए उसको प्रोत्साहन देना भी शुरू किया। तीसरा, 1919 के सुधारों में विधायिकाओं में निर्वाचन सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बहुत कम किया गया। प्रांतों के सदस्यों की संख्या का निर्धारण केंद्रीय विधानसभा के लिए जनसंख्या के आधार पर न करना अप्रजातांत्रिक था। मताधिकार बहुत सीमित था। प्रांतीय स्तर पर लगभग 2% आबादी को मताधिकार मिला था। स्त्रियों को मताधिकार से पूर्णतः वंचित रखना अलोकतांत्रिक एवं अन्यायपूर्ण था। इस प्रकार से इसके नकारात्मक पक्ष थे। नेक्स्ट है, इसी के अंतर्गत विधायिकाओं के अधिकार एवं कार्यक्षेत्र में पहले की तुलना में वृद्धि हुई, किंतु कार्यकारिणी पर यहाँ तक कि प्रांत में स्थानांतरित विषयों के क्षेत्र में भी उसके पूर्ण नियंत्रण की स्थापना नहीं हुई। मतलब उसको जो कार्य स्थानांतरित किए गए या दिए गए थे उसके अंतर्गत भी नियंत्रण की स्थापना नहीं हुई थी।
नेक्स्ट है मंत्रियों को अधिकार दिए गए परंतु उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन असफल रहा। नेक्स्ट संरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन दोषपूर्ण था, मतलब सही तरीके से उनको हस्तांतरित नहीं किया जिसके कारण उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव हुआ। इस प्रकार देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के नकारात्मक पक्ष इस प्रकार थे। नमस्कार बच्चों, आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। इनके दोनों पक्षों को आप ध्यान से पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।